लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कारण यह है कि आज हम लोग दो इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ने वाले हैं, एक लॉ ऑफ मास एक्शन और एक रेट लॉ। ये दोनों अलग अलग चीज है, एक है लॉ ऑफ मास एक्शन और एक है रेट लॉ। ये दोनों चीज दोनों बहुत क्लोज है आपस में एक दूसरे के, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक्सप्रेशन वाइज देखने में सेम लगता है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है। दोनों ही लॉ एक ही क्लास में पढ़ाई होगा, क्योंकि एक ही क्लास के अंदर ही दोनों लॉ पढ़ेंगे तो डिफरेंस पता चलेगा कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है और रेट लॉ क्या होता है। तो आप पहले लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में लिखिए। टू नॉर्वेगियन केमिस्ट, नॉर्वे के केमिस्ट को नॉर्वेगियन केमिस्ट बोलते हैं। टू नॉर्वेगियन केमिस्ट, नॉर्वेगियन NORWEIGIAN, टू नॉर्वेगियन केमिस्ट गुल्डर्ग एंड वेग। साइंटिस्ट का नाम क्या है? गुल्डर्ग एंड वेग, गुल्डर्ग एंड वेग in the year 1864 1864 forms a law called as law of mass action, forms a law called as law of mass action, which states that कोट में का लिखिए क्या स्टेट करता है लॉ। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ है, क्या स्टेट करता है उसको लिखिए। राइट, एट अ गिवन टेम्परेचर, द रेट ऑफ chemical reaction is directly proportional to the product of molar concentrations, proportional to the product माने multiplication, the product of molar concentration of the reacting species raised to the power of their numerical coefficient of also known as stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient। क्या कह रहा? कोट अनकोट। क्या कह रहा? ध्यान से देखिए। कह रहा है कि एक तो पहली बात कि टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, तो जो रेट है केमिकल रिएक्शन का वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? मोलर कंसंट्रेशन। व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द मोलर कंसंट्रेशन रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, जिसको आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी कहते हैं। एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। कोई अगर रिएक्शन लिखी हुई है AA प्लस BB
गिव्स प्रोडक्ट। ये अगर मान लीजिए कोई एक रिएक्शन दिया हुआ है, तो इस रिएक्शन का जब आप रेट लिखिएगा तो रेट इज इक्वल टू लिखाएगा सम कांस्टेंट की, अच्छा प्रोपोर्शनैलिटी साइन दीजिए, प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, माने मल्टीप्लीकेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक से पढ़िए, प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज रेज टू द पावर व्हाट, देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो रेट इज प्रोपोर्शनल टू दिस, और जहां कहीं भी प्रोपोर्शनैलिटी है उसको जब आप इज इक्वल टू में बदलिएगा, सम कांस्टेंट के आना ही आना है, और आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर ए इंटू बी के पावर बी, वेयर के इज proportionality constant also known as rate constant, also known as rate constant, also known as रेट कांस्टेंट। इसी को आप क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं, या वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, इसी का दूसरा नाम है। और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ये सब इसी का नाम है, ये सब इसी का नाम है। डन, कोई दिक्कत? मुझे बताइए, क्या के का यूनिट फिक्स किया जा सकता है? रेट का यूनिट फिक्स होता है। रेट का यूनिट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट? मोल पर लीटर सेकेंड, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इसका यूनिट फिक्स है। पर के तो डिपेंड करेगा कि ए और बी कंसंट्रेशन है और उसके पावर क्या चढ़ा हुआ है। गॉट इट? जैसे एक रिएक्शन मैं अभी आपको लिखवाता हूं, राइट, रिएक्शन लिखिए। ट्वाइस ऑफ NO2 गैस, एग्जाम्पल है, ट्वाइस ऑफ NO2 गैस गिव्स प्लस F2 gas gives twice of NO2F, आपसे कह रहा है इसका रेट लिख के दिखाइए। आपसे क्या कह रहा है? इसका रेट लिख के दिखाइए। तो इसका रेट जब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो इसका रेट होगा NO2 के पावर 2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ F2 के पावर 1। दिस इज दी रेट का एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। डन। तो ये किसी भी इक्वेशन के लिए आप रेट बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। कोई डाउट है तो पूछिए कि कैसे रेट लिखाता है। रेट में कोई डाउट नहीं, हेडिंग डालिए। एक और एग्जांपल कर लीजिए, एक और एग्जांपल कर लीजिए, एक और एग्जांपल करिए। राइट, N2 गैस प्लस
thrice of H2 gas gives twice of अमोनिया गैस। इसके लिए आपको क्या लिखना है? रेट का एक्सप्रेशन लिखना है। तो रेट का एक्सप्रेशन क्या होगा? रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ N2 के पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 के पावर 3। ये सब इसका रेट एक्सप्रेशन, और ये भी अकॉर्डिंग टू व्हाट? ये जो भी आप लिख रहे हैं उसके नीचे ये बात जरूर लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट लॉ नहीं है ये, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ क्या है? लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से आप जो भी रेट लिख रहे हैं वो ऐसा सही लिखा हुआ है, पर एक्चुअली ऐसा रेट होगा उसकी गारंटी नहीं है, जो हम लोग लॉ रेट लॉ में पढ़ेंगे कि एक्चुअली क्या होता है और ये क्या। हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट जो आपने अभी रेट कांस्टेंट के देखा है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि क्या उसका रेट का कांस्टेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो पहला लिखिए, द रेट ऑफ एनी रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ एनी रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ rate constant. Rate of any reaction depends on the value of rate constant. तो rate constant के ऊपर उसकी वैल्यू डिपेंड करती है, यानी R is directly proportional to K. R is directly proportional to K. अगर किसी का रेट कांस्टेंट ज्यादा है मतलब उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। डन। पॉइंट नंबर 2, एवरी एक्शन बोल रहा है, एवरी रिएक्शन हैज अ डेफिनाइट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। एवरी रिएक्शन हैज अ डेफिनाइट वैल्यू ऑफ rate constant at, very important, at given temperature. टेम्परेचर क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। अगर टेम्परेचर में बढ़ती घटती हो रहा है तो इसका मतलब रेट के साथ भी चेंजेस संभव है, यानी रेट कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। यहां से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, for the same reaction, point number 3, for the same reaction the rate constant changes with change in temperature, with चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बदलिएगा तो रेट कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? चेंज कर जाएगा। नेक्स्ट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड वॉल्यूम। रेट कांस्टेंट इज independent of concentration of reacting species, pressure and volume। ये इन सब चीजों से क्या है? इंडिपेंडेंट है। लास्ट, the unit of rate constant depend upon the nature of reaction. The unit of rate constant depends upon last point, the unit of rate constant depends upon
डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब ये पहली बार एक नया शब्द आप सुन रहे हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये अब पहली बार एक नया शब्द आपने सुना, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या शब्द सुन रहे हैं? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे हम लोग। डन। आपका घर काम लिखिए, राइट होमवर्क, राइट 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन रेट एंड reaction rate constant. Write 3 point of difference between reaction rate and reaction rate constant. ये आपका होमवर्क है, आपको घर से करके आना है कि रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन रेट कांस्टेंट के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट दोनों को हम लोग अलग अलग पढ़े हैं, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। हेडिंग डालिए, रेट लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग, रेट लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन। और इसी टॉपिक के अंदर हम लोग ऑर्डर के बारे में भी पढ़ेंगे। इसी टॉपिक के अंदर हम लोग ऑर्डर, जो कि लास्ट पॉइंट है कि रेट कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑर्डर के ऊपर, ना कि कंसंट्रेशन और उसके स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर। तो अब ये ऑर्डर क्या चीज है, ये हम लोग को यहां से पता चलेगा। तो लिखिए, सबसे पहले रेट लॉ लिखिए, द एक्सप्रेशन विच डिस्क्राइब्स द रेट, द एक्सप्रेशन विच डिस्क्राइब्स द रिएक्शन रेट, द एक्सप्रेशन which describes the reaction rate, the expression which describes the reaction rate, the expression which describes the reaction rate in terms of molar concentration of reactant, in terms of molar concentration of reactant, molar concentration of reactant, molar concentration of reactant as determined experimentally, as determined experimentally is called rate law, is called rate law। और सबसे अच्छी बात इसके अंदर यही है कि ये जो पता किया जाता है वो कैसे पता किया जाता है? एक्सपेरिमेंटली पता किया जाता है। कैसे पता किया जाता है? एक्सपेरिमेंटली। क्या कह रहा है? The expression which describes the reaction, the expression which describes the reaction in terms of molar concentration which is determined what? Experimentally is called as rate law। कहने का मतलब है, अच्छा ठीक है, पहले उस मतलब को पहले इधर लिख लेते हैं। सेम रिएक्शन लिखिए, twice of NO2 gas plus F2 gas gives twice of NO2F। ये रिएक्शन आपको दिया गया था, ये रिएक्शन दिया था ना। अब अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, जब आप एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो रेट क्या निकल के आया है? देखिए, रेट निकल के आया है K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ NO2 के पावर 1, NO2 के पावर 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ F2 के पावर 1। ये रेट आपका निकल के आया है। अगर लॉ ऑफ मास एक्शन की बात कीजिएगा तो ये रेट क्या आया था? K टाइम्स NO2 के पावर 2 इंटू F2 के पावर 1। बट जब एक्सपेरिमेंटली रेट डिटरमाइन किया गया तो क्या पता चला? तो
तो यह पता चला कि NO2 का एक ही पावर होगा और F2 के एक ही पावर पे ही डिपेंड कर रहा है। तो एक बात तो यह कंफर्म हो गई कि ये जो रेट लॉ है ये हम लोग अपने से लिख नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको कैसे डिटरमाइन किया जा रहा है? एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया जा रहा है, और जो चीज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है उसको हम लोग नहीं निकाल सकते, पहली बात। तो ये सबसे अच्छी बात है कि ये लॉ आप खुद से अपने से लिख नहीं सकते। जब भी लिखा रहेगा ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल निकल रहा है उसको तो आप अपने से नहीं लिख पाइएगा। अब बेसिक हम लोग को यह समझना है कि दोनों में अंतर क्या आया। क्यों लॉ ऑफ मास एक्शन जो 1864 में गुल्डर्ग एंड वेग के द्वारा दिया गया, उसको रेट लॉ कैसे अलग चेंज कर दिया, यह हम लोग को मेन मुद्दा है इसको समझने का। डन। इसको समझने के लिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। क्या समझते हैं क्यों यह डिफरेंस क्रिएट हुआ? तो केमिकल रिएक्शन जो होती है यह दो प्रकार की होती है। रिएक्शन किसी भी यानी केमिकल रिएक्शन जो होती है यह दो प्रकार की होती है, ध्यान से देखिएगा। एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन। एक क्या होता है? एलिमेंट्री रिएक्शन। व्हाट डू मीन बाय एलिमेंट्री रिएक्शन? जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो जाए, ए से बी जुड़ा और आपको क्या मिल गया? सी मिल गया। सिंगल स्टेप reaction is called elementary reaction। सिंगल स्टेप में होने वाले रिएक्शन को आप क्या कहते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। वहीं पर दूसरा जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है वो सिंगल स्टेप में नहीं होगा, वो मल्टीपल स्टेप में होगा। जैसे A प्लस बी, पहले आपको D मिला और D किस में कन्वर्ट हुआ? C में कन्वर्ट हुआ। अब ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है। और जब आप इन दोनों को ओवरऑल लिखेंगे, तो आप इन दोनों का ओवरऑल लिखेंगे तो फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा? A प्लस बी गिव्स C। पर जब आप A प्लस बी डायरेक्टली C लिखे थे और यहां पर जब A प्लस बी C लिखाया है, दोनों रिएक्शन सेम नहीं है। यह सिंगल स्टेप रिएक्शन है और यह मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। डन। लफड़ा वहां फंसा जहां पर आप रेट लॉ लिख रहे थे मल्टीपल स्टेप के लिए। सिंगल स्टेप के लिए जब आप लिख रहे थे तो दोनों ही सेम एक्सप्रेशन दे रहा था। कौन कौन? लॉ ऑफ मास एक्शन भी वही दे रहा था और रेट लॉ भी वही दे रहा था। किसके लिए? सिंगल स्टेप यानी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। जैसे ही रिएक्शन कॉम्प्लेक्स नेचर का हुआ तो कॉम्प्लेक्स नेचर पे रेट लॉ तो वैलिड रहा, लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हो गया? फेल हो गया। अब मेरे मन में डाउट आएगा, सर फेल क्यों हुआ? नेक्स्ट मेरे मन में डाउट आना चाहिए कि सर ये क्यों फेल हो गया? ऐसा इसके अंदर क्या हो गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कि हम लोग का लॉ ऑफ मास एक्शन वहां पे क्या हो जा रहा था? फेल हो जा रहा था। इसके बारे में जब आप सोचिएगा तो समझ में आएगा। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, उसे समझ में आएगा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि किसी क्लास में कोई एक प्रोसेस, कुछ काम हम करवा रहे हैं, कोई भी एक कंपनी में काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? तो कुछ एक ऐसा काम है कि टेडी बियर बनाने का काम या फिर डॉल बनाने का काम है। गुड़िया बन रहा है किसी कंपनी में। अब गुड़िया बन रहा है तो गुड़िया, एक तो गुड़िया होगा जिसका मॉडल होगा गुड़िया का। रुद्रनील का काम है, उसको पैंट पहना रहा है। इसका काम है, उसको शर्ट पहना रहा है। डॉल है तो उसका शर्ट पैंट पहनेगा। ये जो सुवर्णा है, इनका काम है कि ए और डॉल का आंख पेंट कर रही है, आईब्रो बना रही है, और ये जो आईलिड होता है वो बना रही है। लड़की है, शांत है, तो इसको सबसे कठिन काम, स्थिर वाला काम दिया गया। और पवन को काम दिया गया कि जब वो बन के तैयार हो गया तो उसको डब्बा में पैक कर दे रहा है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है डॉल बनाने का। ये पैंट पहनाया, ये शर्ट पहनाया, ये डॉल को चित्रकला कर रही है और पवन उसको क्या कर रहा है?
दवा में बढ़ रहा है। मुझे बताइए सबसे ज्यादा डॉल कहां एक्यूमुलेट हुआ होगा? सबसे ज्यादा डॉल किस स्टेप पर आके रुक गया होगा? आपके ठीक पहले। इसको पैंट पहनाना है, इसको शर्ट पहनाना है, ये लोग तो फटफट अपना काम कर लिया। लेकिन स्वर्णा को तो थोड़ा कलाकारी का काम है, वो पेशेंस का काम है। एक एक डॉल पर 2-3 मिनट का समय लग रहा होगा, और जिससे ही ये एक डॉल को आगे बढ़ाएगी, पवन पैक करके उसको क्या कर दे रहा होगा? आगे बढ़ा दे रहा होगा। तो इस पूरे स्टेप में कितना डॉल किसी कंपनी में मैन्युफैक्चर होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डॉल कितना बनेगा एक दिन में, ये कौन डिटरमाइन करेगा? स्वर्णा डिटरमाइन करेगी, क्योंकि ई जितना स्पीड में कलाकारी करेगी उसी स्पीड पे डॉल मैन्युफैक्चर हो रहा होगा। हमको इससे कोई मतलब नहीं कि पैंट कितना स्पीड में पहनाया जा रहा है, शर्ट कितना स्पीड में पहनाया जा रहा है। जिस स्पीड पे स्वर्णा पेंटिंग कर रही है उसी स्पीड पर डॉल का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होगा। यानी इस तरह के कॉम्प्लेक्स स्टेप में फाइनल प्रोडक्ट डिपेंड करता है उस स्टेप के ऊपर जो कि सबसे स्लोएस्ट स्टेप है। तो जब कभी भी कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है वो मल्टीपल स्टेप्स में होती है। मल्टीपल स्टेप में जब रिएक्शन होती है तो ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन दैट स्टेप ऑफ द रिएक्शन विच इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। जो सबसे स्लो स्टेप है वो हो गया तो बाकी को तो हो ही जाना है। जो सबसे स्लो काम कर रहा है उसका स्टेप पूरा हो गया तो बाकी लोग तो अपना काम कर ही ले रहे हैं। उस स्टेप को बोलते हैं आरडीएस। उसको क्या कहते हैं? आरडीएस। व्हाट इज आरडीएस? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। व्हाट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है द slowest step of a particular multi-step reaction which determines the overall rate of the reaction is called what? Rate determining step of a reaction is called rate determining step of a reaction और RDS rate determining step जो है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ अ रिएक्शन है, यही बताता है कि आपका रिएक्शन किस स्पीड से आगे बढ़ेगा। डन। यानी जहां कहीं भी मल्टीपल स्टेप में रिएक्शन हो रही है वहां पर मेरा लॉ ऑफ मास एक्शन इसलिए फेल कर गया था क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि ये कितने स्टेप में रिएक्शन हुआ है, और जिस स्टेप से रेट पता चल रहा है उसमें क्या रिएक्टेंट है। अगर मुझे पता चल जाता कि ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो जो वाले स्टेप में स्लोएस्ट स्टेप, जो ये भी याद रखिएगा, पॉइंट नंबर 2 लिखा है यहां पर, द स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ अ रिएक्शन। जो उस रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होगा वही उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। क्योंकि अगर जो सबसे स्लो होने वाला पार्ट है हो गया तो बाकी लोग तो तेज तेज भाग ही रहे हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन तो हो ही जाना है। जो सबसे स्लो है उसको अगर 5 सेकंड लग रहा है, बाकी अगर 1 सेकंड, 1.5 सेकंड, 2 सेकंड है तो 5 सेकंड से पहले ही ना बाकी हो जाएगा। तो जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है वही डिटरमाइन करेगा कि आपका ओवरऑल स्टेप क्या होगा। अब जो हमारा लफड़ा फंसा था, क्या लफड़ा फंसा था? हमारा लफड़ा फंसा था कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ ये इक्वेशन है और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन ये रेट है। ये लफड़ा क्यों फंसा? ये इसलिए फंसा क्योंकि अब देखिए जो रिएक्शन आपने लिखा है, क्या लिखा है बोलिए? जो रिएक्शन आप लिखे हैं क्या लिखे हैं? ट्वाइस ऑफ NO2 गैस प्लस F2 गैस गिव्स व्हाट? ट्वाइस ऑफ NO2F। ये भी गैस है। ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है ही नहीं। ये कितना स्टेप में होता है?
ये 2 स्टेप में होता है। स्टेप 1 जो है वो है NO2 गैस प्लस F2, NO2 गैस प्लस F2 लिखते चलिए, NO2 गैस प्लस F2 gives NO2F प्लस F, NO2F प्लस F, and in step number 2, and in step 2 क्या हुआ है, NO2 गैस when react किया है, ऊपर जो F गैस बना है उसके साथ ये क्या दिया है, NO2F गैस दिया है। अब इस दोनों रिएक्शन को जब आप ऐड कीजिएगा, जब आप क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, तो ध्यान से देखिए, ये वाला F और ये वाला F क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, और ओवरऑल रिएक्शन आपके पास क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ NO2 गैस प्लस F2 गैस गिव्स ट्वाइस ऑफ NO2F गैस। ये ओवरऑल रिएक्शन मिला। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है कि ये वाला जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है और ये वाला जो स्टेप है वो फास्ट स्टेप है। तो जो आपका स्लोएस्ट स्टेप है उसमें कौन कौन रिएक्टेंट रेस्पॉन्सिबल है, NO2 एंड F2। इसके सामने क्या लिखा हुआ है और इसके सामने क्या लिखा हुआ है, तो जब इसके अनुसार आपने रिएक्शन लिखा है तो आपका रिएक्शन का रेट क्या निकल के आया है, रेट इज इक्वल टू K टाइम्स NO2 के पावर 1 F2 के पावर 1। लॉजिक क्लियर है? कहां से पैदा हुआ ये रिएक्शन, कैसे पैदा हुआ, तो रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ आप स्वयं से डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कोई रिएक्शन को देख के कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है कि मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। अगर मुझे ये पता भी चल जाए कि एक मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, मैं उसे तोड़ के नहीं लिख पाऊंगा कि भाई ये पहला स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा। दे दे तो अलग बात है, पर हम खुद से नहीं लिख सकते। जो चीज हम खुद से नहीं लिख सकते उसको हम निकालेंगे कैसे? इसीलिए यहां पे शब्द क्या यूज किया है, एक्सपेरिमेंटली। जो चीज एक्सपेरिमेंटल है वो लैब में होगा, लैब में होगा तो हमको डेटा मिलेगा, डेटा मिलेगा तो हम निकाल लेंगे। लॉजिक क्लियर हो रहा है? अब एक शब्द था वहां पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, उसको जरा ध्यान से देखिए। एक शब्द है वहां पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एक शब्द है वहां पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए एक शब्द है वहां पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, एक शब्द है वहां पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ध्यान से देखिए। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, कह रहे हैं जब कभी भी आप रेट लिख रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का, तो उसको दो प्रकार से लिखा जा सकता है। एक है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जहां पे आप स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को यूज करते हैं। यह है अकॉर्डिंग टू, ये जो रेट लिखा है किसके अनुसार लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। ये मास एक्शन के आधार पर लिखा हुआ है। वेयर एज एक और लॉ लिखने का क्या तरीका है, सेकंड है जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, कि ए के पावर एक्स इंटू बी के पावर वाई। यहां पर ए और बी ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से निकल कर आता है, पर एक्स और वाई कहां से निकल के आता है, एक्सपेरिमेंटल डेटा से निकल के आता है। तो ये जो आपने एक्सपेरिमेंट, ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है, ये किसके आधार पर लिखा है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ। और ये जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई जो कि x और y दोनों एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है,
इसका जो सम होता है दैट इज ओनली कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो क्या मैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को थ्योरेटिकली निकाल सकता हूं, हां कि ना? जब एक्स और वाई ही एक्सपेरिमेंटली निकल रहा है और उन दोनों का समेशन जो है वो क्या देगा, ऑर्डर देगा, तो क्या एक्स और ये ऑर्डर को मैं एक्सपेरिमेंटली निकालूंगा या थ्योरेटिकली? प्योरली एक्सपेरिमेंटली हम इसको निकाल पाते हैं। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। है कोई डाउट? एक सवाल लिखिए, उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए। राइट, ऑर्डर समझ में आ गया? व्हाट इज ऑर्डर? रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स का, उसके ऊपर जो कोफिशिएंट लिखे हैं जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, वो आपको ऑर्डर देता है, जिसका ए और बी जो आपने कोफिशिएंट यूज किया था उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। हां, कुछ कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जहां पर ए और बी मैच कर जाता है एक्स और वाई के साथ। अगर ऐसा कभी होता है तो इसे बस एकमात्र संयोग माना जाएगा। देखिए, कभी कोई पिक्चर स्टार्ट होता है तो क्या कहता है? ऑल द कैरेक्टर्स एंड पात्र नहीं बोलता है कि सारे इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। अगर इस घटना या किसी पात्र से कोई मिलन रियल लाइफ के स्टोरी से होता है तो इसे बस एकमात्र क्या माना जाएगा? संयोग माना जाएगा। आपने देखा होगा इसे बोलता है। ठीक वैसे ही ए और बी अगर गलती से एक्स और वाई के बराबर हो गया, यानी सॉरी, एक्स और वाई गलती से किसके बराबर हो गया? ए और बी के बराबर हो गया, तो इसे बस एकमात्र संयोग माना जाएगा, इसको रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। तो ऑर्डर प्योरली एक्सपेरिमेंटल है। जो आपने ए और बी कोफिशिएंट डाला था वो थ्योरेटिकल है। कभी कभी बाई चांस ऐसा होता है। कब कब होगा? कब कब होगा कि मैच कर जाएगा? जब आप रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन दोनों एलिमेंट्री के लिए लिख रहे होंगे। एलिमेंट्री रिएक्शन में तो लफड़ा नहीं है। लफड़ा कहां है? मल्टी स्टेप रिएक्शन में, मल्टीपल स्टेप में। मल्टीपल स्टेप में तो मैच नहीं करेगा, पर कहीं कहीं मैच करेगा। कहां मैच करेगा? ये मैच करेगा एलिमेंट्री रिएक्शन में। अगर मैच कर गया, ये एकमात्र एक संयोग माना जाएगा, इसको कोई रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। व्हाट इट? फॉर अ रिएक्शन NO2 गैस प्लस CO गैस, लिखिए क्वेश्चन। For a reaction NO2 gas plus CO gas, for a reaction NO2 gas plus CO gas gives NO gas plus CO2 gas plus CO2 gas। ये रिएक्शन दी गई है। The experimentally determined rate expression, the experimentally determined rate expression at 400 Kelvin, expression at 400 Kelvin is rate is equal to K times NO2 के पावर K times NO2 के पावर 2, NO2 के पावर 2। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट का एक्सप्रेशन आपको दे दिया कि ऐसा है, ये रेट लिखा हुआ है। व्हाट इज द प्रपोज्ड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन? व्हाट इज द proposed mechanism of the reaction? इसका proposed mechanism, आपको एक अंदाजा लगाना है कि इसका proposed mechanism क्या होगा। रिएक्शन दिया हुआ है, रेट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपसे कह रहा बताइए भाई कि इस तरह का रिएक्शन जो है वो उसका क्या होगा। सॉल्व करना है, कीजिए। मेरे को क्यों देख रहे हैं? सोचना होगा थोड़ा। पहले देखिए, रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस तो है रिएक्शन। अब देखिए, पहले ओरिजिनल रिएक्शन को लिखते हैं। NO2 गैस प्लस CO गैस गिव्स NO गैस प्लस CO2 गैस।
रेट अगर कह रहा है कि NO2 के पावर 2 है, मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल तो लग रहे होंगे। इसके कितने मॉलिक्यूल लग रहे होंगे? 2 मॉलिक्यूल। तो इसमें स्टेप 1 क्या लिखेंगे? स्टेप 1 NO2 गैस प्लस एक और मॉलिक्यूल ऑफ NO2 गैस, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NO2 गैस आपको कुछ ऐसा देगा जो कट पीट जाएगा। तो ये NO गैस प्लस NO3 गैस देगा। देखिए, एक ऑक्सीडाइज हुआ और एक रिड्यूस हुआ। चूंकि NO3 यहां है नहीं, NO3 यहां है नहीं, तो दूसरा जो स्टेप लिखेंगे उसमें आप किसकी रिएक्शन करवाओगे? CO, क्योंकि ये तो हमको चाहिए, प्लस वो हमको कैंसल आउट करना है, गिव्स ये हमको चाहिए, ये तो है पहले से, यहां से हमको क्या देगा? नहीं, NO गैस तो बनेगा क्योंकि यहां पे 2 अगर है तो वहां 2 एक से कैंसिल हो जाएगा, NO2 और तो एक NO2 कैंसिल करना पड़ेगा, बनेगा NO2 गैस और साथ में क्या मिलेगा? CO2 गैस। अब जो कटिंग पिटिंग है उसको कटिंग पिटिंग करके देखते हैं कि फाइनल बन रहा है कि नहीं बन रहा। एक NO3 से एक NO3 कैंसिल हुआ, एक NO2 से एक NO2 कैंसिल। जब ये करिएगा तो NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2। तो ये स्टेप 1 और ये स्टेप 2। एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद यही क्या रहा होगा, इसका मैकेनिज्म रहा होगा। ये एक अंदाजा, इसीलिए कहा प्रपोज्ड मैकेनिज्म, शायद ऐसा हुआ होगा, प्रपोज्ड मैकेनिज्म। गॉट इट? बढ़े आगे, समझ में आया क्वेश्चन? ये हो ऐसा हुआ है हम लोग नहीं जानते हैं, शायद ऐसा हुआ होगा, प्रपोज्ड मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि रेट हमको पता था तो हम एक अंदाजा लगा के रिएक्शन कर सकते थे। पर ये दे देगा तो ये तो लिख ही लेंगे, हमने ये दिया हुआ है, ये लिखने की कोशिश की है। और ये दोनों ही कहां से पता चलते हैं? एक्सपेरिमेंट से। पर ये फिर भी आप प्रयास करके लिख सकते हैं एक अंदाजन की शायद ऐसा हुआ होगा। ऐसा हुआ है इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो पता चलेगा लैब में कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। इसलिए उसने नहीं बोला राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, उसने कहा राइट द प्रपोज्ड मैकेनिज्म, माने शायद ऐसा अगर हुआ है तो आप उसको लिखने का कोशिश कीजिए। डन। हेडिंग डालिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, हेडिंग डालिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, अब उसका क्या लिखना है हम लोग को? डेफिनेशन लिखना है और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के आधार पर बाकी चीजें की पढ़ाई करनी है। लिखिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट या पावर ऑफ द reacting species of the reacting species that are involved in a rate equation, that are involved in a rate equation जो रेट इक्वेशन में इन्वॉल्व है फॉर द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। फॉर द रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इट इज डिटरमाइंड experimentally. It is determined experimentally. We cannot determine the order of a reaction theoretically. हम लोग इसको, और ये क्या है? सम ऑफ कोफिशिएंट। एक रिएक्शन है AA प्लस BB gives प्रोडक्ट।
तो जब आप इसका रेट लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो आप लिख रहे हैं k a रेज टू द पावर x इंटू b रेज टू द पावर y। तो जो x प्लस वाई है दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो x प्लस वाई है वही क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। डन। लिखिए एग्जाम्पल्स फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एग्जाम्पल लिखा जाए। पहला एग्जाम्पल आप लिख रहे हैं 0th ऑर्डर रिएक्शन के लिए, कि कोई 0 ऑर्डर रिएक्शन है उसका एग्जाम्पल। पहले तो 0 ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या? 0 ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है रेट इज इक्वल टू k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ जो भी आपका रिएक्टेंट है उसके पावर 0। यानी आपने जब पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन में पहला ही पॉइंट पढ़े थे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन को कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, तुम बढ़ाओ घटाओ रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल लिख लीजिए, ट्वाइस ऑफ अमोनिया गैस gives N2 plus N2 gas plus thrice of H2 गैस। ये पहला एग्जाम्पल है, माने फर्स्ट 0th ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब आइए सेकेंड पर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी बहाने मैं आपको एक और चीज यहां पर क्या देता जा रहा हूं, किसी भी ऑर्डर के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन भी यहां पर लिखवाता जा रहा हूं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो क्या होगा? जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका रेट एक्सप्रेशन क्या होगा? रेट इज इक्वल टू k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ r के पावर 1। कंसंट्रेशन ऑफ r के पावर 1। एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका। एग्जाम्पल लिखिए, राइट। N2O5 gives NO2 twice of NO2 plus half O2, twice of NO2 plus half O2। अगर ऐसा है तो इसका रेट का एक्सप्रेशन आप कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 के पावर 1। और इसका रेट का एक्सप्रेशन कैसा लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ NH3 के पावर 0। ये समझ में आता है ना? 0 ऑर्डर रिएक्शन में भले ही इसके सामने 2 लिखा हुआ है, पर एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला कि NH3 के कंसंट्रेशन के ऊपर वो डिपेंडेंट है ही नहीं, और डिपेंडेंट नहीं है इसलिए कौन सा रिएक्शन है? 0 ऑर्डर रिएक्शन। यहां पे ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो यहां पर एलिमेंट्री रिएक्शन ना होगा, इसलिए इसका 1 और इसका 1 मैच कर गया, पर जरूरी नहीं है कि ये मैच करे। अगर मैच किया है तो इसे एकमात्र क्या माना जाएगा? संयोग माना जाएगा, कोइंसिडेंस माना जाएगा। नेक्स्ट आइए एग्जाम्पल नंबर 3 पर। ये होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये होगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कैसे लिखते हैं? रेट इज इक्वल टू k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ r के पावर 2। ये आपका रेट का एक्सप्रेशन है। और इसके नीचे आप एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल क्या होगा? सेकेंड ऑर्डर का एग्जाम्पल है ट्वाइस ऑफ HI गिव्स H2 प्लस I2। तो जो आपका इसका रेट लिखिएगा, तो रेट क्या लिखिएगा? k टाइम्स HI के पावर 2। ये हम लोग को कुछ पता नहीं है कहां से आ रहा है, क्या आ रहा है, ये सब एक्सपेरिमेंटल है। चौथा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? तो जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है इसका जनरल एक्सप्रेशन आप क्या लिखिएगा? रेट k रेज टू द पावर
आर के पावर हाउ मच 3, आर के पावर हाउ मच 3। इसका एक एग्जाम्पल पे हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं है। ट्वाइस ऑफ NO प्लस O2, ट्वाइस ऑफ NO प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NO2। और इसका जब आप रेट लिखिएगा तो रेट होगा K टाइम्स NO के पावर 2 इंटू O2 के पावर 1। इस रेट का हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां से एक और बात क्या समझ में आ गई कि ऑर्डर कैन बी इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन अगर कह रहा है, इसका मतलब ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? जहां पे जो आपका रेट है वो किसके बराबर है? K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ R की पावर 1/n। कुछ भी होगा, कुछ तो होगा, नहीं पता क्या होगा। एक एग्जाम्पल लिखिए, इसके नीचे एक एग्जाम्पल लिखिए, राइट वन एग्जाम्पल जस्ट बिलो इट। एग्जाम्पल है H2 प्लस Br2, H2 गैस प्लस Br2 लिक्विड गिव्स ट्वाइस ऑफ HBr, ट्वाइस ऑफ HBr गैस। अब इसका जो रेट है वो डिपेंड करता है, रेट इज इक्वल टू K टाइम्स H2 के पावर 1 एंड Br2 के पावर हाफ। और यहां से एक और बात समझ में आई कि ऑर्डर जो है वो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इसका क्या हो गया, 3/2 हो गया। और यहां से एक बात हमें क्या समझ में आ गई, एक बात हमें यह समझ में आ गई कि जो ऑर्डर है वो क्या हो सकता है, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी इन फ्रैक्शन। यहां तक बात समझ में आ गया? हेडिंग डालिए, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों इंटरेस्टिंग है? ध्यान से देखिए, रेट आप क्या लिखते हैं? रेट इज इक्वल टू लिखते हैं K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ R की पावर N। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनी जनरल रेट। किसी भी XYZ रेट के लिए आप यही एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब अगर रेट का ये एक्सप्रेशन है तो ध्यान से देखिए, रेट का यूनिट क्या था? मैं आपको बोला था रेट का यूनिट क्या है, मोल। हम लोग को यूनिट निकालना है ना, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू K टाइम्स ये कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन मतलब मोल पर लीटर के पावर व्हाट, N। क्या मैं अगले स्टेप पर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स इज इक्वल टू K टाइम्स मोल के पावर N लीटर के पावर -N ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं अगले स्टेप पर K को ध्यान से देखिए, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होल डिवाइडेड बाय मोल के पावर N लीटर के पावर -N। और क्या मैं अगले स्टेप पर मोल 1 - N लीटर N-1 सेकेंड इनवर्स ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखिए, कैन आई राइट दिस? लिख सकते हैं ऐसा? सिंपल है, आपने बस उसको ऊपर नीचे करके कर दिया, एक्सप्रेशन लिख लिए। ध्यान दीजिए, फॉर 0th ऑर्डर रिएक्शन, फॉर
जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। n का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, k का वैल्यू जनरल एक्सप्रेशन मोल 1 माइनस n लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, n का वैल्यू पुट कर दीजिए मोल 1 माइनस 0 लीटर 0 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, और यूनिट ऑफ k क्या निकल के आया मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आया। क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट यही आएगा क्या, देख लीजिए, कोई डाउट? आना भी चाहिए, बोलिएगा सर क्यों आना चाहिए? रेट इज इक्वल टू के रेट के पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो रेट इज इक्वल टू व्हाट के, तो जो यूनिट रेट का वही यूनिट के का, इसीलिए देखिए के का यूनिट इज सेम एज द रेट का यूनिट। डन। पॉइंट नंबर 2, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब जब आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखिएगा तो के मैं डायरेक्टली जनरल एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूं मोल 1 माइनस 1 लीटर 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आएगा मोल के पावर 0 लीटर के पावर 0 सेकेंड इनवर्स, यानी के जो आएगा वो क्या आ जाएगा सेकेंड इनवर्स, यानी फर्स्ट ऑर्डर का कोई रिएक्शन हुआ तो उसका के का वैल्यू क्या आएगा सेकेंड इनवर्स आएगा। कोई दिक्कत? सेकेंड ऑर्डर का कोई दिक्कत? बढ़े आगे, थर्ड ऑर्डर में आइए, राइट दी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जब आप सेकेंड ऑर्डर का कोई भी रिएक्शन लिखते हैं तो उसके लिए जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है, अच्छा रेट कांस्टेंट का यूनिट इसका तो वेरिएबल होता है कि हर बार अलग अलग आ रहा है, n का वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। अब डायरेक्टली मैं k पर उसका वैल्यू पुट कर रहा हूं मोल 1 माइनस 2 इंटू लीटर 2 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स k मोल माइनस 1 लीटर 1 सेकेंड इनवर्स, ये क्या आ गया? दिस इज द यूनिट फॉर सेकेंड ऑर्डर। अब थर्ड ऑर्डर की मैं बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा। थर्ड ऑर्डर कहेगा सर थर्ड ऑर्डर आप क्या लिखिएगा, हम ही लोग लिख लेंगे? नहीं, आप तो लिख लीजिएगा, हम जानते हैं, लेकिन अब हम लोग को थोड़ा बुद्धि लगाना है। ध्यान से देखिए, यहां मोल 1, यहां मोल 0, यहां मोल माइनस 1, यानी मोल 1 0 माइनस 1, तो अगला में क्या हो जाएगा? हम बिना वैल्यू पुट किए भी लिख सकते हैं क्या कि मोल यहां पे क्या होगा -2 होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लीटर -1 लीटर 0 लीटर 1, तो अगला में लीटर 2, तो इसका क्या होगा लीटर स्क्वायर, और सेकेंड इनवर्स तो शब्द में है, देख लीजिए सेकेंड इनवर्स सेकेंड इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो सेकेंड इनवर्स तो यहां होगा ही होगा। अगर मैं आपसे आंख बंद करके डायरेक्ट बोलता हूं फिफ्थ ऑर्डर का यूनिट बताइए, फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन का आप मेरे को यूनिट बता दीजिए। डायरेक्टली लिख देंगे क्या? डायरेक्टली क्या लिखेंगे? k इज इक्वल टू 3 था तो -2, तो ये क्या हो जाएगा -4 L4 सेकेंड इनवर्स। समझ में आ गया? बोलेंगे सर क्या फायदा है इसको पढ़ के, हम लोग क्यों निकाल रहे हैं यूनिट? सवाल में क्वेश्चन में लिखा रहेगा फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज 3 इंटू 10⁻² सेकेंड इनवर्स। क्या लिखा? फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज 3 इंटू 10⁻² सेकेंड इनवर्स। यूनिट देख के पता करना है कि रिएक्शन कौन सा है, जीरो ऑर्डर का है कि फर्स्ट ऑर्डर का है कि सेकेंड ऑर्डर का है कि थर्ड ऑर्डर का है कि कौन सा है। क्यों? क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल डेटा तो हमको निकालना मुश्किल है, पर यूनिट दे देगा तो यूनिट से तो पहचान लेंगे कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, उससे काफी सारा काम हम लोग का निकल जाता है। समझ में आया? इससे आपका यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन खत्म हुआ। हेडिंग डाल लीजिए मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, हेडिंग डाल लीजिए मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं
आज की क्लास में हम लोगों ने ऑर्डर लगभग क्या कर लिया, कंप्लीटली पढ़ाई कर लिए। 2 लॉ पढ़े और ऑर्डर पढ़े, तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये तीनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसे देखें, सीखें, पढ़ें और अच्छा करें। थैंक यू वेरी मच।